मैंने पहले बताया आप लोग को, मैं 4 चीजों पे ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक। इन 4 चीजों में महारत हासिल है मुझे, और इन्हीं 4 चीजों को मैं एडजस्टमेंट करके इधर से उधर देखते रहता हूँ, जो ट्रेड बनता है मार देता हूँ। ठीक है, चलो 9:15 हो गए, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसको आना है आएंगे, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएंगे। अब मैं जो चीजें समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, बाद में फिर नहीं तो पछताओगे, फिर बोलोगे सर आपका ट्रेड कैसे बन गया। फिर बताऊंगा मैंने ऐसे ट्रेड लिया, बोलो अरे सर आपने ट्रेड लिया, मैं तो सिर्फ देख रहा था, मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सोचने वोचने वाला काम मैं नहीं करता हूँ, सोचने वोचने वाला काम पहले कर चुका हूँ। ठीक है ना, जितना सोचना है सब सोच लिया हूँ। जब ट्रेड लेने की बारी आएगी तब मैं सोचता नहीं हूँ, मैं ट्रेड मार देता हूँ, मैं इंतजार नहीं करता हूँ ट्रेड का। अगर मेरा लेवल है कि मुझे बैंक निफ्टी 39,880 के नीचे सेल करना है, जो आज का था, तो 39,880 के नीचे मैं सेल कर दूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि जाएगा कि नहीं, अरे नहीं जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो जो मेरा एसएल है वो लेके जाएगा, खत्म हो गई बात। मुझे तो पता है ना कि मैंने एसएल कहाँ पे लगाया है, मेरे एसएल से ज्यादा तो नहीं लेके जाएगा ना। जो भी एसएल होगा 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, उससे ज्यादा तो नहीं लेके जाएगा। अब उतना देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, इतना भी नहीं दूंगा तो फिर ट्रेडर कैसे बनूंगा। ये रिस्क तो आपको हर समय ये लेना ही पड़ेगा ना। अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है। इसी बेस पे आपके 40% 50% ट्रेड आपके बनेंगे, 40% 50% ट्रेड बोल रहा हूं बनेंगे आपके। ठीक है, अब जिसको जिसमें महारत हासिल हो जाए उस पर आप ट्रेड करो। चलो अब मार्केट, अब देख लो मार्केट है, स्टॉक मार्केट तो ये वन वे तो चलता नहीं है, ये ट्रेंडिंग होता है। 3 तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है। अप ट्रेंड, कोई स्टॉक यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके ये बी पॉइंट पे गया। मान लो स्टॉक 100 रुपए से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके ये 120 रुपए पे गया। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड क्या है, इसका अप ट्रेंड। अब इसकी इन सब चीजों को जरा बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे आप लोग कि सर ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये मैंने देखा ही नहीं, ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे हो गया। दूसरा होता है, ये होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये स्टॉक से 120 पे गया तो जरूरी तो है कि 120 से कंटिन्यू जाएगा, कहीं ना कहीं रिट्रेस होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये स्टॉक्स वापस मान लो यहाँ पे वापस आ गया 105 पे। इसने अप ट्रेंड भी आपको दिखा दिया, डाउन ट्रेंड भी दिखा दिया, और तीसरा होगा साइडवेज। मार्केट साइडवेज चल रहा, मान लो नीचे की तरफ ये 105 बना लिया, ऊपर की तरफ 110 बना लिया, और इसी रेंज के बीच में ये घूम रहा है। तो 3 तरीके से हम ट्रेड करते हैं, अप ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, डाउन ट्रेड को ट्रेड करते हैं, और साइडवेज को ट्रेड करते हैं। ठीक है, 3 तरह का मार्केट यहाँ पे ट्रेड चलेगा। कुछ क्या होता है, कुछ अप ट्रेंड बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। जहां पे बहुत ही फास्ट प्राइस एक्शन हो गया है, मान लो एक ही दिन में, जैसे मान लो आज ये स्टॉक 100 पे था, कल ये स्टॉक पहुंच गया 120 पे, तो ये जो हम ट्रेडर होते हैं ना, ये हमारे लिए रिस्की हो गया। ये सब हमारे लिए रिस्की है हमेशा। जो भी बहुत फास्ट चलता है वो हमारे लिए रिस्की है। एक ट्रेडर के लिए वो हमेशा रिस्की रहेगा जो बहुत फास्ट ऊपर या नीचे गया, उसमें ट्रेड लेना आसान नहीं होगा, बहुत एक्सपीरियंस का काम है। अब इस पे ट्रेड लेना बहुत एक्सपीरियंस का काम है, क्योंकि इसमें ट्रेड अगर उल्टा भी होगा तो एग्जिट फटाक से होना है आपको, सोच विचार यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी 100 से गया है। 100 वाले यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करने लगेंगे तो जरूर ये स्टॉक 110 तक आ जाएगा। ठीक है, तो 10% आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो जो स्टॉक बहुत तेज गया हो वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देना है कभी भी। जो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आया है उसको भी अवॉइड करना है। सबसे बेस्ट अगर इंट्राडे ट्रेडर आप हो, सबसे बेस्ट आपको मूवमेंट कब मिलेगी, जब ये साइडवेज वाला ना ब्रेक करेगा किसी भी साइड में। अब ये किस साइड में ब्रेक करेगा ये हमें नहीं पता है, और ये मुझे पता भी नहीं करना है, हमें बस देखते रहना है कि किस साइड ब्रेक करता है। यहाँ पे क्या होता है, 90% जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, 90% की बात कर रहा हूं, 90% इंट्राडे ट्रेडर एक व्यू बना के बैठे हैं। अब कल के लिए ना आप लोगों में से ना आधे लोग कल के लिए एक व्यू बना के बैठे हैं कि कल मार्केट को मैं बाइंग ही करूंगा, कल मार्केट को मैं सेल ही करूंगा, ये व्यू बना के बैठे हैं। यानी आपके अंदर इस तरह की थिंकिंग हो चुकी है कि मार्केट को आपको बाइंग करना है, आपने बना लिया है। पहले से आप सोच रहे हो, दिन भर आज सोचा, कल शाम को, तो आज शाम को सोचा, कल सुबह भी यही सोचोगे, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये बाई चल रहा है। अब वो डाउन साइड का कितना भी अच्छा ट्रेंड होगा ना, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बाइंग साइड का। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कल मैं मार्केट को सेल ही करूंगा और मार्केट कहीं ऊपर निकल गया, तो वो बाइंग नहीं करेंगे डर के मारे, क्योंकि उनके दिमाग में तो सेल चल रहा है कि मुझे सेल करना है और मार्केट निकल गया ऊपर, तो वो क्या करेंगे, वो बाई नहीं करेंगे।
तो इंट्राडे ट्रेडर इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडर का कोई व्यू नहीं होना चाहिए। देखो इंट्राडे ट्रेडर न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, हाँ मुझे ये पता है कि किस प्राइस के ऊपर मुझे बाइंग करना है, किस प्राइस के नीचे मुझे सेल करना है, लेकिन मैं जब मार्केट में कल आ रहा हूं तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। अभी मेरा कोई व्यू पूछेगा कल क्या करना है, तो मैं ये बता दूंगा कि इस प्राइस के ऊपर मैं कुछ करने वाला हूं, इस प्राइस के नीचे मैं कुछ करने वाला हूं। लेकिन मेरा व्यू ये नहीं है कि कल मैं बाइंग ही करूंगा या कल मैं सेल ही करूंगा। मैं 5 मिनट पहले बाइंग में शायद पैसा बना लूंगा, शायद मुझे यहाँ पे अगर 25% बन गया और 5 मिनट बाद ये सेल साइड का मुझे व्यू दिख गया तो मैं यहाँ पे सेल भी कर दूंगा। तो यानी 5 मिनट पहले मैं बायर था, 5 मिनट पहले मैं सेलर था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर नहीं हूं। अगर पोजिशनल ट्रेडर हूं या स्विंग ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा व्यू नजरिया होना चाहिए कि मुझे परफेक्ट नहीं, मैं बाइंग ही करूंगा, सेल तो कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, पोजिशनल है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो हमेशा न्यूट्रल रहो, बैठे रहो, अपनी लेवल निकाल के बैठे रहो। मान लो कल मुझे लग रहा बैंक निफ्टी कि कल अगर बैंक निफ्टी 40,100 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं बाइंग करूंगा। देखो एक व्यू ये है कि 40,100 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं बाइंग करूंगा। अब मैंने बता दिया, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि 40,100 के ऊपर जाएगा तो ये घनश्याम इसको बाइंग करेगा। भाई इसकी भी कुछ कंडीशन है 40,100 के ऊपर जाने के लिए। अब मान लो ये 39,800 से भाई साहब आ रहे हैं, 39,800 से आते 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 ये 40,100 को बाइंग कर रहा है। मेरे को पागल कुत्ता थोड़ा काटक मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। मेरा नजरिया तो था कि मैं 40,100 के ऊपर बाइंग करूंगा, और आप ये भी बोलोगे कि यार तुमने कल वीडियो में बताया था कि 40,100 के ऊपर बाइंग करूंगा मैं। लेकिन 40,100 के ऊपर मैं तब बाइंग करूंगा अगर ये 39,800 से आ रहा है, तो यहाँ पे अब कम से कम 15-20 मिनट इसको रुकने चाहिए। मतलब क्या होगा कि यहाँ से जिन्होंने खरीदा है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। ये सब थिंकिंग का काम है, सोच है, ये सारी चीजें सोच है, किस तरह से आपको सोचना है आपके अगेंस्ट। मैं बोलता हूँ ना कि जो चेस के खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे चेस खेलते हैं ना, तो चेस खेलने वाला सिर्फ अपनी चाल के बारे में नहीं सोचता, आगे वाली चाल के बारे में भी सोचता है कि अगली क्या चाल, आगे वाला क्या क्या चालें चल सकता है। तो वही चीज मैं भी करता हूं, मैं अपनी चाल तो सोचता ही सोचता हूं, मैं अगले वाले की भी चाल सोच के रखता हूं कि अगला यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। तो जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगेगा ना 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और उसके बाद निकलेगा, तब अब मैं सोचूंगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे मेरा नजरिया चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो गया कि अगर सुबह ये 40,100 के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे 10-15 मिनट रुकने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो मैं शायद यहाँ पे 5,000 क्वांटिटी मार देता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये 39,800 से आ रहा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकला, अब मैं यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी मारूंगा। अब मुझे रिस्क यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक मूव ये दे चुका है, ठीक है ना, एक मूव दे चुका है, तो शायद इसके बाद मूव आए या ना, तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी, 1,000 ही रहेगी। समझ में आ रहा है ना चीजों को, मैं समझा के आ रहा हूं आप लोग को। रिस्क को भी मैनेज करना है, मार्केट को भी देखना है और अपनी कंडीशन को भी समझना है। ये जरूरी नहीं है कि 41,100 मैंने बोला है बाइंग करने के लिए, तो ये यहाँ से धड़ाधड़ आ रहा है, यहाँ से 41,100 को क्रॉस कर देगा तो मैं बाइंग करूंगा। अरे भाड़ में क्या, जहां पे जाना है इसको जाने देंगे, पैसा रहेगा, अगला ट्रेड बनेगा। मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरे लिए कि सही जगह पे मुझे ट्रेड पकड़ना। तो मार्केट किस तरह से चलता है, अप ट्रेड, डाउन ट्रेड एंड साइडवेज, 3 तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। कुछ स्टॉक को हम अप ट्रेड में ट्रेड करते हैं, कुछ डाउन ट्रेड और कुछ साइडवेज, ठीक है। मैं आज बताने वाला हूं आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट वो है जहां पे कोई स्टॉक मान लो यहां से आ रहा, इस जगह के आसपास आके रुक जाता है। एक ही समझाता हूं, दोनों अगर आप लोग को लगेगा कि दोनों एक ही साथ बनना चाहिए। ये एक लाइन है, मान लो कोई स्टॉक यहाँ पे आता है, 100 से स्टॉक आता है और यहाँ पे आके 85 की लाइन मैंने ड्रॉ की, 85 के आसपास आके रुकता है और वापस यहाँ से बाउंस कर जाता है। फिर ये स्टॉक यहाँ पे आता है, इस बार 85 की जगह ये 84 आता है और 84 के आसपास आके ये वापस घूम जाता है, फिर जाता है। फिर कभी कुछ दिनों बाद स्टॉक आता है यहाँ पे और इस बार ये 83 मान लो या 86 मान लो, 86 के आसपास से ही घूम जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। सपोर्ट क्यों हो गया कि ये स्टॉक जब भी इस प्राइस के आसपास आता है यहाँ से ये बाउंस करता है, मतलब यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी सोचना क्या है, यहाँ पे हर बार तो ये ऊपर जाएगा नहीं, किसी ना किसी दिन तो इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, अब हर दिन ये ऊपर नहीं जाएगा, किसी ना किसी दिन क्या करेगा, इस लेवल को ये ब्रेक करेगा। किस दिन ब्रेक करेगा ये तो हमें भी नहीं पता है,
लेकिन जिस दिन ये ब्रेक करेगा, मतलब ये क्या हो गया, इसने जो अभी तक सपोर्ट बना रहा था, ये 1 महीने का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, ये सपोर्ट इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। देखिए, जब सपोर्ट को कोई भी स्टॉक्स अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया होगा। अब वो सब सारे लोगों पे क्या होगा, ये एसएल लग जाएगा। एसएल कैसे बनेगा, ये 85, ये 84, ये 86, तो क्या करेगा कोई भी इंसान 82, 81 के आसपास इसका एसएल बना लेगा, 1-2 रुपए और नीचे इसका सेफ साइड के लिए एसएल बना लेगा। जब ये स्टॉक्स 81, 82 के नीचे जाना ट्रेड करेगा ना, तो ये स्टॉक्स में एक भयंकर मंदी आएगी। मंदी मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। सेलर एक्टिव क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो ये सपोर्ट दे रहे थे बायर, अभी तक जिनका मूड था कि मैं बाइंग करूंगा, एक तो सबसे पहले तो एक ये लोग निकलना स्टार्ट करेंगे। कौन लोग, जो यहाँ पे बाइंग कर रहे थे और जिन्होंने बाइंग किया होगा वो निकलेंगे। दूसरे क्या होंगे, जो वेट कर रहे थे कि जब भी जिस दिन ये स्टॉक ब्रेक करेगा अपने सपोर्ट को, मैं उस दिन इसे सेल करूंगा। तो ये क्या होगा, स्टॉक दुगनी तेजी से नीचे की तरफ आएगा। ऊपर जाने के लिए दुगनी तेजी से नहीं जाएगा, लेकिन नीचे आने के लिए ये दुगनी तेजी से आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया होगा वो लोग भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। दूसरे हम जैसे लोग जो इंतजार कर रहे थे कि सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब मैं इसको ट्रेड करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल करूंगा। देखो, एक चीज ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेडर बनना है, महंगा खरीद के महंगा बेचते हैं, ठीक है, सस्ता बेच के और सस्ता बेचते हैं। महंगा खरीद के आप सस्ता नहीं बेच पाओगे। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि मैं सस्ता खरीद के महंगा बेचूं। हमेशा महंगा खरीद के महंगा बेचना चाहिए। क्यों, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि अभी जैसे कोई स्टॉक्स ने यहाँ पे मान लो इसने हाई लगा लिया 2010 का, तो मैं ज्यादातर ट्रेड आपको 90% ट्रेड में देता हूँ, या कोई भी ट्रेड देखता हूँ बाई एबव, यानी बाई करना है 2010 के एबव, ऊपर बाइंग करना है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हम बाइंग कर रहे हैं। जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तब, यानी महंगाई खरीद रहे हैं। ये सस्ता भी आया था, ये स्टॉक 2000 पे भी आया था, लेकिन ये मुझे 2000 पे नहीं अच्छा लगता। क्यों 2000 पे नहीं अच्छा लगा, कि मुझे ये नहीं पता है कि इसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये पता है कि अगर इसको क्रॉस करेगा, मेरी कंडीशन के हिसाब से अगर इसको क्रॉस कर रहा तो 10 में से 8 बार मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहूंगा। तो जहां पे मेरे चांसेस ज्यादा है कि मैं 10 में से 8 बार प्रॉफिटेबल रहूंगा, मैं उस ट्रेड को करूंगा। मैं इस ट्रेड को क्यों करूंगा जहां पे मुझे पता है कि 10 में से ये शायद 5 बार ऊपर जाए और 5 बार ये और नीचे आ जाए, तो मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा। तो इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, हमेशा महंगा खरीद के और महंगा बेचना चाहिए, सस्ता बेच के और सस्ता खरीदना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या होगा, ये अपने जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा, सबसे अच्छा ट्रेड हमें क्या कब मिलेगा, जब ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ये डेली चार्ट पे हो सकता है, 5 मिनट पे हो सकता है, 15 मिनट पे हो सकता है, जिस तरीके से हो। लेकिन ट्रेड हम तभी करते हैं जब ये कम से कम 3 बार अपने सपोर्ट को टेस्ट कर लेता है। एक बार यहां से चला आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, और इसके बाद जब ये यहां से ब्रेक करेगा तब मैं इसको सेल करूंगा। मान लो ये स्टॉक से यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। मान लो इसका प्राइस है 1008, ये इसका प्राइस है। ये यहाँ पे बार बार आके 1008, 1005, 1004 यही चलता है। तो इसका हमने सपोर्ट एरिया निकाल लिया कि ये 1000 इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है। 1000 हम पकड़ लेते हैं कि 1000 इसका सपोर्ट एरिया है। अब देख लो इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए। कि माना ये डेली चार्ट है, माना हम चार्ट पे भी क्या देख रहे हैं, हम डेली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब ये डेली चार्ट में यहाँ पे गया आया, 3 बार यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, हमेशा 3 टाइम वाले को देखो, हमेशा 3 टाइम वाले को देखो। मैं बार बार समझाता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो पहले लंबा टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट करो। पहले आपको लंबे टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना, चार्ट पे कॉन्फिडेंस होना जरूर आना चाहिए। जब आप धीरे धीरे 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाए तो 1-2 सपोर्ट को भी आप ट्रेड कर सकते हो। जब तीसरी बार ब्रेक करे तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन पहले अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले प्रैक्टिस करो कि कम से कम 3 बार स्टॉक सपोर्ट बनाए और उसके बाद ब्रेक करे, तब मैं ट्रेड करूंगा। अब इसका एरिया मान लो कि 1000 रुपए इसका एरिया है। अब ये आ रहा और इसको आज इसने क्लोज कर दिया। जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक ये सपोर्ट हमारा ब्रेक नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। अब इसने आज क्लोज कर दिया 990, मतलब क्या हुआ, इसने जो सपोर्ट कंटिन्यू 3 बार ये बना रहा था, ये हो सकता है 1 महीने में बनाया हो, 1.5 महीने में बनाया हो, या हो सकता है 20 दिन में बनाया हो। उसके बाद इसने आज क्लोजिंग दे दी कहाँ पे, 990 पे।
अब इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब इसे मैं कल ट्रेड करूंगा, कल इसे मैं ट्रेड करूंगा। कैसे ट्रेड करूंगा कल इसे? जब ये 990 का क्लोजिंग है तो इसने आज का एक डे लो भी लगाया होगा, तो मान लेते हैं कि 985 का इसने डे लो लगाया है, 990 पे इसने आके क्लोज कर दिया है, ठीक है। और ये क्या है? लो है। हम ट्रेड तब करेंगे जब ये 985 को ब्रेक करेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि डेली चार्ट पे ये इसके नीचे क्लोज हो चुका हो, आज ये क्लोज हो चुका हो, तब मैं कल ट्रेड करूंगा। कब? जब ये 985 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। क्यों? 985 इसका लो है, इस लो के नीचे जब आएगा ना तब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक अच्छा नीचे की साइड में एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मिलेगा जब ये 985 को ब्रेक करेगा। लेकिन ये भी चीज 10 में से 8 बार ही होगी, 2 बार ये फेल होगा ही होगा। अब पूछोगे कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है, वो मुझे नहीं पता है। मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूं, तो सब मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही दिखता है। ये ब्रेकडाउन मेरा फॉल्स ब्रेकडाउन है या रियल ब्रेकडाउन है, इसको मैं ट्रैक करने की कोशिश नहीं करता। मेरा बस ब्रेकडाउन हो गया, कल मैं इसको ट्रेड करूंगा, इतना मुझे पता है। अब हो सकता है 2 बार ये फेल भी हो जाएगा, 2 बार ये क्या करेगा, 85 के थोड़ा सा नीचे जाएगा और वापस आके 90 के ऊपर ये क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करना है हमें इंट्राडे में, कब ट्रेड करना है? जब ये 985 के नीचे ट्रेड होगा। यानी ऐसे भी ट्रेड को आप आज निकाल के रख सकते हो, आज निकाल के रखने के बाद इसको आप कल ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, आप हर जगह पे इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन शुरुआती सेशन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 3 बार, ये डेली चार्ट पे बताना, ठीक है ना, डेली चार्ट पे आपको देखना है और 3 बार कम से कम सपोर्ट बनाया हो और उसके बाद ब्रेक कर रहा हो तब ट्रेड करना है, ठीक है। यहां पे जो डाउन साइड वाली मूवमेंट होगी, अगर मान लो आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो कोई भी, तो यहाँ पे डाउन साइड वाली मूवमेंट फास्ट होती है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो हम बाइंग कर सकते थे, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे बाइंग करने के लिए कंफर्म नहीं है। कंफर्म का मतलब ये मोमेंटम फास्ट नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब तो आपके लिए ठीक है, चलो यहाँ पे मेरा एसएल छोटा सा बनेगा, यहाँ पे मैं बाइंग कर लूंगा, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है। लेकिन इंट्राडे में मुझे क्या चाहिए, मुझे यार फास्ट मूवमेंट चाहिए। मुझे 20 रुपए का फास्ट, कोई स्टॉक्स है 2000 का स्टॉक्स है, मुझे 20 रुपए का एक फास्ट मूवमेंट दे देना, 10 मिनट में दे दे, 5 मिनट में दे दे, बस मुझे ये चाहिए। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, अगर इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो हमेशा मोमेंटम ट्रैक करो यार, कि कहां पे मोमेंटम बन सकता है और क्यों बन सकता है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों बन सकता है वो रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों बनेगा, रीजन क्या है कि यहाँ पे इसने अपने इंपॉर्टेंट जोन के नीचे ब्रेक करके क्लोज किया है। जैसे ही लो को ब्रेक करेगा सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे तुरंत ही, और यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होंगे जल्दी, ये ध्यान रखना है। जब बायर एक्टिव नहीं होंगे ना तो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसने अपने कई दिनों के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे सेलर तेजी से एक्टिव होंगे हमेशा, तो ये स्टॉक हमेशा तेजी की साइड, नीचे की साइड में बहुत तेज जाएगा, ऊपर की साइड में स्लो जाएगा, ठीक है। मैं कोई चार्ट नहीं पढ़ रहा, आप लोग का चैट नहीं पढ़ रहा हूं, तो चैट करके कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से रेजिस्टेंस का भी, रेजिस्टेंस मान लो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस 2 और ये रेजिस्टेंस 3, और यहाँ पे ये डेली चार्ट पे आज निकल के यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। मान लो यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, मान लिया ये था स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का था 1502 रुपए। अब 1502 रुपए के ऊपर इसने आज क्लोज कर दिया, हाई इसने लगा दिया आज 1515 का, तो 1502 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी, क्लोजिंग हाई लगाया 1515 का, क्लोजिंग इसने कर दिया 1510 पे। तो हमारा ट्रेड ऊपर की साइड का कब एक्टिव होगा, जब ये स्टॉक 1515 के ऊपर निकलेगा। सबसे चीज ध्यान ये रखना है ना कि स्टॉक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद ना एक मोमेंटम अप नहीं बनेगा। मोमेंटम सबसे अच्छा कब बनता है, जब ये कल वाले हाई के नीचे ही ओपन हो, और अगर सेल साइड वाला है तो कल वाले लो के ऊपर थोड़ा सा ओपन हो, या थोड़ा बहुत, जैसे 15 वाला 16 पे ओपन होगा तो चल जाएगा, लेकिन 15 वाला 45 पे ओपन हो, 40 पे ओपन हो तो छोड़ देना है। इतना आपको ध्यान रखना है। बड़ी मेहनत करेंगे, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, 6 स्टॉक हम निकालेंगे ना, तब जाके इसमें से आपको 2-3 में ट्रेड मिलते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई भी चीज हो। किसी भी स्टॉक्स में आपको इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अब देखो ट्रेड में क्वांटिटी का रोल कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्वांटिटी ने आप लोग बस देख लिया, आप लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका ही मैंने बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे आप अपनी पोजीशन साइज को मैनेज नहीं करते हो।
चलो अब एक चीज और समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। चलो बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो बैंक निफ्टी यहां से निकला और गया 42,000 पे, ठीक है, और 42,000 से बैंक निफ्टी आ गया 39,000 पे, ठीक है। बैंक निफ्टी 39,000 पे आ गया, 39,000 से आज की क्लोजिंग हो गई है 40,000, 39,900 के आसपास शायद क्लोज हुआ ना, यहाँ पे मान लो ये क्लोज हुआ है। दो चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये काम की चीज यहीं पे है, यहीं पे आप ट्रैप होते हो आप लोग। ये 42,000 से 39,000 आया, अब इसका ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव ट्रेंड तो नहीं है, ये ट्रेंड पॉजिटिव था, थोड़ा ऊपर नीचे करके ऊपर निकल रहा था, ये ट्रेंड पॉजिटिव है। ये ट्रेंड तो निगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी हम 3,000 पॉइंट का करेक्शन देख लिया, 3,500 पॉइंट का करेक्शन हमें मिला यहाँ पे। तो ट्रेंड क्या होगा? थोड़ा सा ये ट्रेंड निगेटिव है। जब ट्रेंड निगेटिव बनता है ना, तो ये ध्यान रखना, जब भी हम इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचेंगे, जैसे 40,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज है, तो जब ये 40,000 के आसपास ट्रेड करेगा, दो कंडीशन होगी ट्रेड करने की। देखो, एक तो ये 42,000 से 39,000 आके 40,000 ट्रेड कर रहा, तब कैसे ट्रेड करना है, और एक ये 39,000 से 40,000 पे जा रहा, तब कैसे ट्रेड करना है। अब ये क्या हो रहा है, 42,000 से नीचे 39,000 आया, अब ये यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो और फास्ट मूविंग होगा। क्यों? यहाँ पे अभी भी सेलर एक्टिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने डाउन ट्रेंड में है। पहले जो अप ट्रेंड में चल रहा था, अब ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे सेलर का दिमाग ज्यादा चलेगा, यहाँ पे बायर बहुत कम एक्टिव होंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए शायद ये 100 पॉइंट ऊपर जाए, वापस फिर 50 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर वापस ये बाइंग वाले मोड में जाना है तो क्या करना पड़ता है? बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। ऐसे आया ऐसे जाने लगेगा, हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसे वाले ट्रेंड 10 में से 8 बार फेल हो जाते हैं अगर आप वन वे बैठ जाओगे तो। यहाँ पे ऐसे वाले ट्रेंड कब सही होंगे? जब ये 42 से 39 आया, अब 40 के पास ये 2 दिन 3 दिन यहाँ पे टाइम बिताएगा, और टाइम बिताने के बाद अगर निकलेगा ना, तब देखना ये जबरदस्त मूव करेगा, ठीक है। तब ये बाइंग साइड वाला मूव करेगा। अभी जो ये मूव करेगा बिना टाइम बिताए अगर ये मूव कर रहा है, तो फिर ये आपको ज्यादातर ट्रैप करते हैं। हम लोग को यहीं पे हम लोग ट्रैप होते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है। लेकिन मेरा व्यू यही बना हुआ है कि जब ये 39,000 से 40,000 ट्रेड कर रहा था, तब यहाँ पे जब मैं ट्रेड करूंगा तो हमेशा क्वांटिटी मेरी कम होगी, ठीक है। अगर मान लो बाहर की दूसरी जगह पे मैं 5,000 क्वांटिटी ट्रेड करता, तो यहाँ पे सीधी मैं 2,500 क्वांटिटी की ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर यही 42,000 ना गया होता और ये 38,000 से यहाँ पे 39,000 आया होता, यहाँ पे रुका होता, फिर 40,000 रहता और फिर यहाँ पे रुक के निकलता, तो मैं यहाँ पे 5,000 की जगह शायद 6,000 की क्वांटिटी मार देता। मतलब यहाँ पे मैं क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देता। कैसे? अगर ये नीचे से इसी फ्लो में आके इस तरह से करके जा रहा है तो। लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे कंसोलिडेट करा, तो मैं क्वांटिटी आधी कर दूंगा या थोड़ी आधी से भी कम कर दूंगा। 2-4 दिन पैसा कम बनेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर का चांस नहीं है। यहाँ पे बायर फूड मूड में है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर आएंगे तो सेलर ट्रैप होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? सेलर ट्रैप होंगे। यहाँ पे क्या होगा? बायर ट्रैप होगा। क्लियर है? समझ लो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसी भी जाके आप लोग फंसोगे, बोलोगे यार मैंने तो बैंक निफ्टी आपने बताया था, वहां पे वो किया, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया, मैं ट्रैप हो गया। अगर ये बैंक निफ्टी, मैं बता रहा हूं ध्यान से, कि अगर ये बैंक निफ्टी कल, मान लो कल हम लोग का मार्केट चालू है, कल बैंक निफ्टी 40,000 40,100 के आसपास वापस क्लोज करे, ठीक है, और दीपावली वाले दिन एक मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, तो वहां पे 150 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ भी चले, और उसके बाद वाला जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके बाद अगर हाई को निकालेगा तो एक अच्छा मूवमेंट, मुझे उम्मीद है कि शायद फिर अच्छा मूवमेंट देगा। लेकिन अगर इसी फ्लो में निकल जाएगा तो मैं क्वांटिटी, देखो हो सकता है किसी फ्लो में निकल के भी ये 42,000 चला जाए, लेकिन फिर ये मेरी कंडीशन में नहीं बैठ रहा। बस अब मैं मार्केट को ये पकड़ के थोड़ी बैठा कि नहीं वो ऐसा ही करेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। मैं मार्केट को नहीं बोल रहा हूं कि तू ऐसा कर या मार्केट ऐसा ही करेगा, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे 40,000 किसी फ्लो में 40,000 को क्रॉस कर देगा तो मैं 2,500 क्वांटिटी बाइंग करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन टाइम बिता देता है और फिर निकालता है, तो तब मैं यहाँ पे 5,000 क्वांटिटी बाइंग करूंगा। मैं मार्केट को कुछ नहीं यहाँ पे देख रहा हूं, मार्केट को नहीं समझा रहा हूं कि तू जा या मत जा। मैं अपने आप को बता रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, और अगर ये इस तरीके से करेगा तब मैं ऐसा करूंगा। मैं जज नहीं कर रहा हूं मार्केट को, मार्केट मुझे जज भी नहीं करना है, मुझे अपने आप को अपनी कंडीशन में ट्रेड करना है। तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पे बन रही, समझ में आया? अब कल के बारे में थोड़ा समझा दूं।
कल अगर मान लो बैंक निफ्टी 40,000, 39,950 या 39,900 से 40,050 के बीच में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है, मान लो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे अगर कंसोलिडेट कर दिया और उसके ऊपर निकला तो एक मूव आपको देगा, बाइंग साइड वाला एक मूव आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन वो मूव जैसा बाइंग साइड जो पहले चल रहा था ना, वो उस तरीके का नहीं होगा। 90% नहीं होता है, 10% होता है। शायद मैं कल ही गलत हो जाऊं और शायद मैं कल 2,500 क्वांटिटी लेके बैठूं और मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट का मूव दे दे, तो उसमें मुझे कुछ हर्ज नहीं है, मुझे अपने आप पे कोई गिल्टी फील नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी कंडीशन में नहीं था। मेरी दूसरी कंडीशन में बैठा था तो मेरी क्वांटिटी मैंने कम कर दी। मेरी पहली कंडीशन में आता तो मैं क्वांटिटी 5,000 ट्रेड करता हूँ। तो जब भी मार्केट का ट्रेंड अप हो, जैसे मार्केट का ट्रेंड अप हो और अप साइड में मूवमेंट हो रही, मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव है और फिर वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, मैं हाफ क्वांटिटी बाइंग करूंगा। पहले मैं अपने रिस्क को मैनेज करूंगा कि कहां पे मुझे 2,500 लेना है, कहां पे मुझे 5,000 लेना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, और कहां पे मुझे 20,000 लेना है, ये मैं तय करता हूं मेरी कंडीशन के हिसाब से। हर दिन ना 5,000 लूंगा, ना 2,500 लूंगा, ना 20,000 लूंगा, अपनी कंडीशन के हिसाब से तय करूंगा। फ्राइडे को क्या होगा, 300-400 का मिलता है प्रीमियम, तो 40 लाख में ही कम क्वांटिटी बाइंग होगी। गुरुवार के दिन या एक्सपायरी के दिन यही ऑप्शन मुझे 100 रुपए में 90 रुपए में मिलता है, तो इसी 40 लाख में मुझे क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है ना। रुपए में 40,000 ही लगा, 40 लाख ही लगाया, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी है तो यहाँ में 40 लाख की जगह पे 1 करोड़ लगा रहा हूँ, शायद लगाऊंगा 40 लाख की, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी ना, और मूवमेंट एक्सपायरी के दिन ज्यादा होगी। एक्सपायरी दिन की मूवमेंट का मतलब है कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चला तो मेरा ऑप्शन कम से कम 80 से 90 पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाएगा। फ्राइडे के दिन 100 पॉइंट बढ़ेगा तो शायद वो 20 पॉइंट भी ना चढ़े, क्योंकि फ्राइडे के दिन उस तरह की मूवमेंट नहीं बनेगी ना, प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रीमियम पहले से बढ़ा हुआ है वहां पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का तरीका क्या है कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे कम से कम 3 बार हमारी कंडीशन में बनना चाहिए, 1 2 3, और उसके बाद अगर ये निकल के यहाँ पे क्लोज करता है तब मैं देखूंगा। पहले दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये भी होनी चाहिए कि अगर मान लो ये स्टॉक 1,000 से चल के 1,200 के पास जाता है, मान लो हमारा रजिस्ट्रेशन 1,200 है, ये 1,200 के पास जाता है और इसी फ्लो में ये निकल के चला जाता है, तब मैं नहीं बाइंग करूंगा इसको। अब मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा कि ये 1,200 के पास रुके, 1,200 के पास 1 दिन 2 दिन रुके, जिससे लोग यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया वो एक बार प्रॉफिट बुक करें यहाँ पे, फिर यहाँ पे नए बायर आए। नहीं तो पता लगा इसी फ्लो में जा रहा तो ये जो 1,000 पे बाइंग किए हैं, पता लगा ये 1,250 के पास आके ये लोग प्रॉफिट बुक करने लगे, अब मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है। तो हमेशा जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो उसके पहले स्टॉक्स रुका होना चाहिए, तो वो आपके लिए एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा, आइडियल ट्रेड बनता है वो। आइडियल ट्रेड पे क्वांटिटी 5,000 की जगह मैं 6,000 ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर इसी फ्लो में निकलेगा तो शायद मूड करेगा तो 1,000 करूंगा, नहीं तो नहीं भी करूंगा। क्लियर है। सपोर्ट को भी इसी तरह से ट्रेड करूंगा और रेजिस्टेंस को भी इसी तरीके से ट्रेड करूंगा। कल मैं इसको चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा उसको डेली ट्रेड निकालने के लिए। इस पे आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, अगर डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। कल इसको मैं आपको इंट्राडे चार्ट पे दिखाऊंगा, इस पे जो क्वेश्चन है पहले वो पूछ लो। कल इसको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, ध्यान रखना है, इंट्राडे चार्ट पे भी दिखाऊंगा और डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी पे भी, निफ्टी पे सब जगह दिखाऊंगा, हर कंडीशन में इसको दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मैंने बताया ना, मैं 40% अपने ट्रेड बैंक निफ्टी के इसी कंडीशन पे लेता हूँ। ट्रिक नहीं है ये मेहनत है, एक्सपीरियंस है। जब आप एक ही चीज पे ना 6 महीने, साल भर, 1.5 साल जब काम करने लगते हो ना, तो वही चीज आपको ट्रिक लगे, दूसरे के लिए वो मैजिक लगेगा। और यार ये कैसे ट्रेड करता है, हर ट्रेड प्रॉफिट बनाता है। जैसे भाटिया जी को कैसे लग रहा ये क्लोन होगा, ये क्लोन होगा, क्लोन ऐप है, बताओ क्लोन ऐप में मैंने बाइंग किया है। अब क्या बोल सकते किसी, क्या होता है ना, ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ठीक है ना, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट हजम नहीं होगा किसी को, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी 8 से 10 साल दे दिए, तब जाके ये दिख रहा है। मैं भी 200 रुपए 500 रुपए के लिए लाइव ट्रेड करता था, अगर जो शुरू से जुड़े हुए उनको पता होगा।
200, 250, 300 के लिए करता था, 1000 रुपए के लिए करता था। धीरे धीरे वो 2000, फिर 5000, फिर 10,000। जैसे जैसे मार्केट से मैंने पैसा बढ़ाते गया, बनाते गया, वैसे वैसे रिस्क कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ती गई। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आपको बिल्कुल डर ही नहीं मार्केट से लगेगा, क्योंकि मैंने मार्केट से बहुत पैसा कमा लिया। तो अब मैं मार्केट का पैसा, मुझे डर ही नहीं लगता। अगर एक दिन में मेरा 50 लाख का भी लॉस हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जनरली होगा नहीं, क्योंकि इतना तो रिस्क मैनेज करता हूँ। लेकिन अगर हो जाए भी, बोला 10 दिन भी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ पे, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 50 लाख की जगह पे 2-2 करोड़ का लॉस हो जाए 10 दिन, तब तो मुझे भी फर्क पड़ेगा। माइंडसेट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। तो एक बड़ा लॉस आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को डिस्टर्ब कर देता है। 8 से 10 दिन आप डिस्टर्ब रहोगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड के बाद हमेशा ट्रेड को अपने कंट्रोल में रखता हूं। फिर ये नहीं सोचता हूं कि नहीं और डबल हो जाए, 10 का 20 बन जाए, 25, 10 का 1 बन जाए, 1 लाख आ जाए या 1 लाख चला जाए, ये सोच के ट्रेड लेता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग करो। एक भाई, कैंडल का क्लोजिंग पोजीशन में क्यों देखना, इंट्राडे ट्रेड कल नहीं करूंगा। आज अगर कोई स्टॉक अच्छा मूव करके गया है, अब बिनाइल को हो गया, चलो बिनाइल ने आज क्लोजिंग कर दी, तो कल मैं इसको 95 के ऊपर वापस ट्रेड नहीं करूंगा। 95 ही गया था ना, जो भी 95 था, 195 था या 295 था, तो उसके ऊपर निकलेगा, कल मैं इसको फिर से ट्रेड करूंगा, क्योंकि आज इसने अपने एक अच्छे खाते रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो जैसे कल निकलेगा 95 के ऊपर, मैं इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूँ उसके ऊपर। टाइम बाय टाइम फ्रेम डेली में 5 मिनट और 15 मिनट, जिस पे आप फॉलो करना चाहो, जो आपको अच्छा लगे। देखो सबसे पहले देखो, अब खाने होते हैं ना, किसी को दाल चावल पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, किसी को मटन पसंद है। इसी तरह से आपकी अपनी पसंद पे देखो यार, किसी के कहने पे मत जाओ। मैंने बता दिया किसी भी टाइम फ्रेम में आप फॉलो करो, लेकिन उसी टाइम फ्रेम में कंटिन्यू आप 6-8 महीने मेहनत करो। अगर आपको 5 मिनट लगता है, सबसे कम टाइम फ्रेम जो फॉलो करना है वो 5 मिनट फॉलो करना, इससे कम का मत फॉलो करना अभी, नहीं तो फिर से क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। मैं बार बार बोलता हूं, पहले लंबे टाइम फ्रेम में देखना स्टार्ट करो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी जल्दी आप सीखोगे चीजों को। ठीक है। क्या हम एंट्री करने से पहले 10 से 20 मिनट और आगे बढ़ने का वेट करते हैं बैंक निफ्टी में? 10 से 20 पॉइंट नहीं भाई, 10 से 20 पॉइंट मेरे लिए बहुत बड़ा मूव हो जाता है। अगर ऑप्शन है 20 पॉइंट में, तो पता नहीं 100 वाला है तो 20% निकल गया भाई। देखो अगर होना है स्टॉप लॉस तो हो जाने दो ना। अगर मेरा व्यू ये है कि 40,150 के ऊपर मुझे लेना है, तो 40,151, 52, 55 जहां पे मुझे मिल गया मैं ले लूंगा। मैं ये वेट नहीं करूंगा कि ये 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, फिर तो मुझे डर लगने लगेगा। 30 पॉइंट मैंने फ्री में छोड़ दिए। फ्री ट्रेड से डर नहीं लगता है? डर किस बात का लगेगा यार? अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट से क्या डर है? कभी ना कभी कुछ हो सकता है, गिर सकते हो। तो फ्री ट्रेड तो कर उसी का पार्ट है, वो भी तो हो जाएगा। कभी कभी मुझे भी मिल जाएगा, शायद मैं ही ऊपर बाइंग कर लूं। और एक दिन हो ही गया था ना, किस दिन हुआ था, 4-5 दिन पहले हुआ था। मैं एक ट्रेड ले रहा था बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने 285 पे लगाया। वो ट्रेड मैंने लगाया 285 पे। मेरे ख्याल से शायद 12 को 4800 क्वांटिटी थी 285 पे, और 285 पे मैंने उसको मारा। 285 में मुझे वो मिला जाके 360 पे। ठीक है, 360 पे मुझे मिला, और 360 आने के बाद वो तुरंत आ गया 300 पे। 360 आने के बाद वो तुरंत 300 पे आ गया। मुझे 60 पॉइंट का वहां पे मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन मोमेंटम अच्छा था। बैंक निफ्टी का पुट साइड का था, तो मोमेंटम वहां पे अच्छा था। तो मैंने वापस उस जगह पे थोड़ी देर मैंने चार्ट को देखा, वो 300, 320 उसी लेवल के आसपास वो ट्रेड कर रहा था। और बैंक निफ्टी भी वहां पे मेरे ख्याल से शायद वो 40,000 वाले लेवल को शायद ब्रेक कर रहा था। मुझे लग रहा है 40,000, 39,950 ऐसे लेवल पे कुछ ट्रेड कर रहा था वो। तो फिर से वहां पे जब थोड़ी देर कंसोलिडेट करने लगा, तो वापस मैंने वहां पे 4800 क्वांटिटी और मारी वहां पे। और उसके बाद फिर वो गिरा तो वो 500 तक नीचे गया, जिस दिन शायद मैंने 22 या 23 लाख का बनाया था प्रॉफिट, उस दिन की बात है। तो बीच बीच में मिलता रहेगा छोटा मोटा यार, वो तो होता रहेगा। अब मेरे नसीब में वो फ्री ट्रेड होगा तो मिल ही जाएगा मुझे। उसको आप ये नहीं कर सकते उसके डर के मारे, या तो मैं पूरा ट्रेड ही मत करूं, या तो मार्केट आर्डर लूंगा नहीं, तो मुझे मार्केट में तो क्वांटिटी मुझे मिलने वाली नहीं है। ये तो नोट है कि मार्केट में मुझे क्वांटिटी नहीं मिलेगी, तब तक वो निकल जाएगा। जिस तरह का मैं ट्रेडर हूं वो ट्रेड निकल जाएगा मेरे हाथ। सर आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? यार यूट्यूब इनकम मेरे ख्याल से लगभग 1.5 से 2 लाख तो होगी यूट्यूब की इनकम। 1.5 से 2 लाख होगी।
हेटर्स को रिप्लाई नहीं था, वो ये रिप्लाई था कि उसने बोला कि ये क्लोन ऐप है, इसके लिए रिप्लाई था। बाकी हेटर्स कुछ भी बकते रहे, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन वो क्लोन ऐप मतलब समझो, बताओ मैं साला मेहनत करके दिन रात मेहनत करके 8 साल से मेहनत करते हुए आ रहा हूँ, वो तब भी 3000 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट कम कमा रहे थे वो गलत है, वो तब भी 3000 प्रॉफिट पे अटके थे 4 साल पहले भी, अभी भी वो 4 से 5000 प्रॉफिट पे हैं। उस समय मैं 400 या 500 प्रॉफिट पे ट्रेड करता था, आज मैं 20 लाख या 22 लाख पे ट्रेड करता हूँ। तो आपको वो पसंद नहीं आएगा ना कि यार मेरे साथ में ही ये इतना करता था, ये इतना पहुंच गया, मैं अभी यहीं पे लटका हूँ। तो दिक्कत वो है, उनको बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट में आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ब्रेकआउट जानता हूँ, ब्रेकडाउन जानता हूँ। फॉल्स मेरे लिए नहीं है, मेरे पास फॉल्स वाला शब्द नहीं है, मेरे लिए एसएल हो जाएगा चलेगा। ज्यादा क्वांटिटी बास्केट ऑर्डर से एग्जिट करते हैं। अब इतनी क्वांटिटी भी नहीं लूंगा, पता लगा पूरा ऑप्शन बाइंग में ही 50,000 लोग हैं और अकेला मैं ही 50,000 खरीद लूंगा। वहां पर पहले देखता हूँ कितनी क्वांटिटी मुझे आराम से मिल सकती है, 2-3 रुपए 4 रुपए के अंदर में मिल सकती है, वही ट्रेड करता हूँ। कोई रेटिंग वाइज किसी भी सेटअप को प्योरिटी मत दो, आप अपने हिसाब से प्योरिटी दो कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या समझ में आ रही है। तो मैंने एक्सेल शीट बोला ना, वो जब एक्सेल शीट बनाओगे तो वो एक्सेल शीट आपको बताएगी कि आपको क्या सूट कर रहा है। मेरी रेटिंग देने से कुछ नहीं होगा, वो मुझे सूट कर रहा है, शायद आपको सूट ना करे। मैंने बता दिया कि 40% ट्रेड मैं इसी से लेता हूँ, तो आपको सूट करे तो लो, वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है। अरे भाई 8 साल प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं 8 साल कमा नहीं रहा था। मैं प्रैक्टिस करने का मतलब ये हो गया कि पहले देखो इक्विटी में मैंने प्रैक्टिस की, छोटे छोटे प्रॉफिट वहां पे बनते थे, 400-500 डेली के 1000 रुपए बनते थे। फिर फ्यूचर में आया तो वो प्रॉफिट जो 400-500 के थे वो 2500, 3000, 4000 के प्रॉफिट बनने लगे। तो इस तरह से चलते रहता था, मतलब ये प्रैक्टिस ही तो हो रही। अब आज आपको ये बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, इसके पीछे 8 साल मैंने मेहनत भी तो की है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट से तो आया हूँ यहाँ पे ना। अब ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीने पहले सीखा आज यहाँ पे आ गया, वो होगा ही नहीं कभी यहाँ पे। 8 साल की प्रैक्टिस ही हो रही ना, अभी भी प्रैक्टिस ही हो रही। अभी तो टारगेट लंबा ही कर दिया ना।